हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया कंपाउंड जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो आपको दिखाई देता है कुछ इस तरीके का। शेप इसकी है टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडेशन इसकी है sp3। यूज इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री। ये एज अ एनेस्थेटिक भी यूज़ किया जाता है बेहोश करने के लिए। अब तो नहीं किया जाता, पहले ही यूज़ किया जाता था। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर भी यूज़ करते हैं इसको हम एज अ सॉल्वेंट। तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं, खास तौर पे ये सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है। ये फ्रेयॉन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये रेफ्रिजरेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो यूजेस तो इसके ढेर सारे हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं कुछ। क्लोरोफॉर्म बनाने की, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म इसको बनाने की जो सबसे फेमस रिएक्शन है वो आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में जनरली हम पहचानेंगे कैसे कि हेलोफॉर्म हो रहा है। तो हेलोफॉर्म के अंदर देखिए आपके पास या तो अल्कोहल होगा जिसके अल्फा पोजीशन पे, जिसके साइड वाले कार्बन पे 3H होंगे, या तो कोई कीटोन होगा जिसके साइड वाले कार्बन पे 3H होंगे, या तो कोई एल्डिहाइड होगा जिसके साइड वाले कार्बन पे 3H होंगे, या तो कोई 1,3 डायोल्स होंगे जिसके बीच में 2H होंगे, या कोई 1,3 डाइकीटोन्स होंगे जिसके बीच में 2H होंगे, या कोई एस्टर होगा जिसके यहां पर जब ये हिस्सा निकलेगा ना तो यहां पर आपको 3H मिलेंगे। एटलीस्ट जो अल्कोहल निकलने जा रहा है उसमें भी आपके पास 3 हाइड्रोजन हो, ठीक है। इसके अलावा ढेर सारे और भी स्केलेटन है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कहां कहां आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देखने को मिलती है। हाँ, ये काफी कॉमन और काफी फेमस सबस्ट्रेट्स हैं जिसके अंदर हेलोफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, मतलब मिथाइल ग्रुप तो होना ही चाहिए, 3H तो होने चाहिए। एस्टर्स के अंदर भी जो ग्रुप निकलने वाला है आप उसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो नहीं है अल्फा पोजीशन पे, ठीक है। तो सिंपल सा एक स्केलेटन लेके चलते हैं और देखते हैं उसके अंदर किस तरह से हेलोफॉर्म होती है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जैसे हमारे पास कोई एक कीटोन है, कीटोन में मान लो आपके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम इसमें यूज क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करेगा भाई, एक तो यही हो सकता है सबसे सिंपल कि NaOH और Cl2 इसके अंदर ऐड कर दे वो। अब NaOH और Cl2 जब इसके अंदर वो ऐड कर देगा तो होगा ये कि NaOH होता है वो बेस होता है, और बेस एक एक करके एसिडिक हाइड्रोजन निकालते जाएगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर CH2 नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव Cl2 के C+ पे अटैक कर जाएगा, और एक एक करके ये रिप्लेस होते जाएंगे, ये बार बार रिप्लेस होंगे और बार बार यहाँ Cl लगता जाएगा। और फिर उसके बाद चूंकि ये Cl का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, अब हो सकता था ना कि OH साइड वाले कार्बन से H निकालने आ जाए, पर Cl के माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ बहुत सारा प्लस स्टार डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से OH यहाँ अटैक करके इस पूरे ग्रुप को बाहर कर देता है। इसको बाहर करने के पीछे कारण जो रहा है वो ये है कि ये जो ग्रुप निकला है ये काफी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जो CCl3 नेगेटिव है इसको आप ध्यान से देखिए, ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ये इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, इस पे H अटैक कर जाएगा और आप यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह से आप ब्रोमोफॉर्म कर सकते हो, सेम इसी तरीके से आप आइडोफॉर्म कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म की बात करें तो CH-Cl3 और CH-Br3 जो होते हैं, CH-Cl3 या CH-Br3, ये तो यहाँ वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं जिनका टैन कलर का होता है देखने में, अगर हम कलर की बात करें। लेकिन जो सबका CHI3 है ये आपका येलो कलर का सॉलिड होता है, मतलब प्रेसिपिटेट के रूप में आपको ये मिलेगा CHI3, अगर मैं आइडोफॉर्म की बात करूं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक एक करके रिप्लेस करिए और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोरोफॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो ये तो एक बहुत फेमस रिएक्शन है जिससे आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, इसी आप हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम क्या क्या रीजन एग्जामिनर देता है, तो आप पहले तो आपको सबस्ट्रेट पहचान में आना चाहिए कि अच्छा हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर हेलोफॉर्म होगी, वो मैंने बता दिया आपको कि अल्कोहल होगा तो उसके साइड वाले कार्बन पे 3H होंगे, कीटोन के साइड वाले कार्बन पे 3H हो सकते हैं, और या फिर आपके एल्डिहाइड के साइड वाले कार्बन पे 3H हो सकते हैं, या 1,3 डाइकीटोन या 1,3 डाइल्स हो सकते हैं। अगर इस तरह के स्केलेटन्स हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए कि वहां पर हेलोफॉर्म टेस्ट पक्की बात है होगा ही होगा। अब इसमें इसके अलावा जो इसमें क्या क्या सबस्ट्रेट के साथ वो रीजेंट डालता है, तो रीजेंट ज्यादातर होते हैं तो या तो वो लिख देता है यही NaOH और X2 ये लिख देगा, नहीं तो वो इन दोनों के मिलने से जो बनता है NaOX ये लिख सकता है, मतलब ClO नेगेटिव, Bro नेगेटिव या IO नेगेटिव। इसके अलावा NaClO3, NaBrO3, NaIO3 ये लिख सकता है, या फिर आपको वो दे सकता है कि CaOCl2 और वाटर, या ब्लीचिंग पाउडर लिख सकता है विद वाटर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, इसमें अगर पानी मिलाओगे आप CaOCl2 में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, Cl2 और OH नेगेटिव तो है ये, तो ये हेलोफॉर्म तो देंगे ही देंगे ना, तो डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट देता है कई बार। और यहाँ पर लिख देगा वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन है, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको NaOH और Cl2 मिलता है, तो ये भी इनडायरेक्टली आपका Cl2 और OH माइनस का ही सोर्स है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब में से कुछ भी कोई एक चीज डाल देगा वो, तो वहां पर हेलोफॉर्म होनी ही होनी है।
ठीक है, तो हेलोफॉर्म के बारे में तो ये बात हो गई। कई बार होता क्या है कि आपको वो क्लोरल भी दे सकता है बना के। अब क्लोरल में अगर आप ये हेलोफॉर्म करा दोगे रिएक्शन, तो क्लोरल के अंदर तो ऑलरेडी आधा रास्ता इसने पहले से तय किया हुआ है, यहाँ 3 Cl तो लगे हुए हैं। तो अब बस करना क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH है वो यहाँ अटैक करेगा और ये ऊपर नीचे और ये वाला हिस्सा निकल जाएगा यहाँ से। ये निकलने के बाद यहाँ पर H लग जाएगा और साथ में आपका HCO माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही होगा इसके अंदर। तो ये तो सिंपल ही हो गया आपका। ठीक है, फॉर्मेट एनाइन। और तो यहाँ जो क्लोरोफॉर्म आपको बना है ये प्योर है और इसको आप यूज करते हो फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, तो ये जो क्लोरल है, क्लोरल एक इंपॉर्टेंट रीएजेंट है कह सकते हो या सबस्ट्रेट कह सकते हो। ये किस हिसाब से, क्योंकि अगर मैं क्लोरल को लूं तो जो क्लोरोफॉर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ क्लोरल स्टोर किया जाता है। मतलब क्लोरोफॉर्म को आप डायरेक्टली स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्लोरोफॉर्म के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आप क्लोरोफॉर्म को लेते हो और अगर वो बोतल के अंदर है और अगर लाइट पड़ जाए उस पर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो उसका तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का अगर लाइट HNU मिल जाए उसे, और इसलिए देखा होगा आपने लैब के अंदर जो क्लोरोफॉर्म की बोतल्स होती है वो डार्क कलर के कवर्ड होती है, मतलब काला टाइप का होता है पूरा वो, ताकि लाइट के कॉन्टेक्ट में ना आ जाए और उसको ऊपर तक भरते हैं। ठीक है, बोतल का कवर डार्क होता है और वो गर्दन तक भरी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर तक रहेगी तो ऑक्सीजन के होने के चांस कम हो जाएंगे। और दूसरी बात, लाइट आएगी नहीं भाई, अंधेरे में रहेगी अगर एकदम कवर तो लाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो। ठीक है, ब्राउन कलर का जो इसके ऊपर कवर कर देते हैं वो, या डार्क कलर का कवर कर देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अगर वो उसके कांटेक्ट में आती है तो क्लोरोफॉर्म के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हो जाता है कि ये वाला H यहां से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये O2 के कांटेक्ट में आता है, ये वाला यहां से तोड़ दो आप तो 3 Cl तो यहाँ ही फ्री रेडिकल, और ये O और O के भाई आपके पास ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा तो 2 ऑक्सीजन अलग हो गए ना आपके पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इससे जुड़ जाता है और एक H से, तो बन जाता है ये CCl3OH। अब एक कार्बन से 2 हीटोटम अनस्टेबल होते हैं तो ये बन जाता है COCl2। तो यहां पर फॉस्जीन गैस मिल जाती है। फॉस्जीन गैस बहुत ही पॉइजनस है ना, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि क्लोरोफॉर्म भी क्लोरोफॉर्म नहीं रहा तो क्लोरोफॉर्म को हम जो स्टोर करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं या तो डार्क कलर के कंटेनर में रखें या फिर उसके अलावा उसको आप बना दीजिए क्लोरल। और क्लोरल को बना के आप कैसे क्लोरल को बना लेंगे, तो आप हल्का सा पानी डाल दीजिए उसके अंदर। तो जब उसमें पानी डाल दोगे तो क्लोरल को जो स्टोर किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो वाटर के साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरल का जो जैम डायोल है, मैं क्लोरल में अगर मैं पानी का अटैक करा दूं तो होगा क्या, पानी अटैक कर जाएगा, तो ये वाटर अटैक कर जाएगा। तो यहां पर आपका जो जैम डायल बनेगा ये बड़े स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ दोनों साइड से देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसमें। वैसे जैम डायल अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ जैम डायल हैं, 2-3 जैम डायल हैं जो स्टेबल है। इसमें से एक क्लोरल का जैम डायल है, रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और जैम डायल होता है जो स्टेबल होता है, ये वाला जैम डायल भी स्टेबल है, रीजन इज स्ट्रेन, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेन है पहले एंगल था 60 डिग्री, हाइब्रेशन थी sp2 डिग्री, तो 60 डिग्री का स्ट्रेन था, जबकि अब हो गई हाइब्रेशन sp3 डिग्री, एंगल तो अभी भी 60 ही है पर अब 49 का स्ट्रेन रह गया है। तो एक ये भी होता है इसका जैम डायल स्टेबल है। और एक आपका होता है निन हाइड्रिन के अंदर हम यूज करते हैं इसको। इसके अंदर जब आप OH का अटैक जैम डायल बनाते हो तो यहाँ अटैक होता है बीच वाले पे, तो ये भी स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सारे जैम डायल इतने स्टेबल नहीं होते, पर आपके पास एक निन हाइड्रिन ये वाला जैसे कि, और एक आपके पास क्लोरल, और एक आपके पास साइक्लोप्रोपिनोन वाला जो जैम डायल है वो स्टेबल है। ठीक है, एक में स्ट्रेन है रीजन, दो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो फॉस्जीन गैस नुकसानदायक है। तो एक तो आपको इसको रखना है संभाल के और इसको स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, इसको बना देते हो आप क्लोरल। ठीक है, एक बार एक क्लोरल बन जाएगा तो क्लोरल को आप पानी डाल के आप इस रूप में रखिए, और जब आपको यूज करना हो क्लोरोफॉर्म तो आप क्या कीजिए, क्लोरल के अंदर हल्का सा NaOH डाल दीजिए, तुरंत क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा आपको। तो आप क्लोरोफॉर्म को यूज कैसे करते हो, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरल। क्लोरल वो भी किसका, जैम डायल के साथ रिएक्शन कराने के बाद। ठीक है, मतलब मेनली आप एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हो क्लोरल का, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को आप कैसे यूज करोगे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्लोरल के साथ, या इसके रूप में कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें हम कि इसको बनाया कैसे और किस तरीके से बना सकते हैं। आप मीथेन का कर दीजिए क्लोरिनेशन, तो मीथेन का क्लोरिनेशन कर दोगे, अब आप 3 मोल्स डालोगे तो एक एक करके H हटते जाएंगे फ्री रेडिकल से, भाई एक एक करके आपके H हटते जाएंगे और यहाँ पर Cl लगते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, बाकी HCl अलग हो जाएगा। हाँ, आप टेट्राक्लोरो मीथेन के अंदर Fe और वाटर जो होता है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। आप ये बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं करता, ये बस एक बार में रिडक्शन करेगा, आप इसको यूज कर लीजिए, ये एक ही Cl को हटा पाएगा। ये Fe और वाटर जो है वो सिर्फ एक ही Cl को हटा पाएगा। तो एक ही Cl को हटाएगा, किस तरीके से हटाता है ये,
Fe और वाटर, तो Fe धीरे धीरे जो है पानी के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो तो ये बन जाएगा Fe2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे H+ के पास, तो यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो धीरे 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 इसका रिडक्शन कर देगी। ठीक है, यहाँ पर Cl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है इस तरीके से आपका, या कुछ किताबें इसको इस तरह से समझाती हैं, वो भी ठीक है। CCl3 है, CCl4 है, तो CCl4 में आपका इस Cl यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर Fe 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके इसके पास, ये नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर आपका H लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं, दोनों बात ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका रिडक्शन, ये माइल्ड है तो एक ही बार करेगा। बाकी मैंने बता दिया आपको कि इसको डार्क ब्राउन बोतल में क्यों रखते हैं और ऊपर तक क्यों भर के रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसका ऑक्सीजन कर सकती है, जिससे आपकी पॉइजनस फॉस्फेट गैस डेवलप हो जाएगी, और जो कि आप नहीं चाहते हो। इसी वजह से फॉस्फेट गैस अगर बन भी गई है बाई चांस, तो इसलिए आप उसमें हल्का सा इथेनॉल डाल देते हो, ताकि फॉस्फेट गैस की जो पॉइजनस नेचर है वो थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि जो COCl2 बनेगा, इससे COCl2 में अगर आप 1% इथेनॉल डाल दो तो होगा ये ETO नेगेटिव, CO पे अटैक करके दोनों Cl को बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव तो अच्छे लिविंग ग्रुप है, इधर का भी इधर का भी, तो आपका यहां पर ये बन जाएगा COET का होल ट्वाइस। तो ये जो बना है आपका डाइथाइल कार्बोनेट, ये नॉन टॉक्सिक है ना, तो इसको आप यूज भी कर सकते हो किसी और एक्शन के लिए, पर एटलीस्ट इससे पॉइजनस फॉस्फेट गैस बनना तो रुक गई। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप जब भी क्लोरोफॉर्म को ले रहे हो, या क्लोरोफॉर्म जो है वो पॉइजनस हो चुका है या फॉस्फेट बन चुका है, तो आप उसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा 1% इथेनॉल डाल दीजिए, जिससे कि पॉइजनस नेचर जो कम हो जाएगा और वो डाइथाइल कार्बोनेट बना देगा। CHI3 की संग प्रॉब्लम है, CHI3 का जब ऑक्सीजन करते हैं हम, तो वहां पर फॉस्फीन तो नहीं मिलती, या फॉस्फीन जैसा कंपाउंड तो नहीं मिलेगा, वहां पर C और I का बॉन्ड कमजोर होता है, इस वजह से यह आयोडीन गैस ही निकल जाती है। आयोडीन तो गैस नहीं होता, आयोडीन सॉलिड रूप में रहता है, पर आयोडीन निकल जाता है इसमें से CHI3, तो यहाँ से I टूट जाएंगे। ठीक है, आयोडीन यहाँ से अलग हो जाएगी, कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी पानी अलग हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐसा कुछ मत कर देना कि यहाँ COI2 बना दो आप। ठीक है, COI2 जैसा कोई चीज नहीं होती। CHI3 का में अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो ऑक्सीजन इसका ऑक्सीजन कर दिया है। ठीक है, कार्बन का। बाकी रहा क्लोरोफॉर्म में, अगर आप जिंक HCl डालते हो, जिंक पानी डालते हो, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपने जिंक HCl डाला है तो यहाँ पर जिंक HCl जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। जिंक HCl माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बस एक ही H दिया है उसने, एक बार कर दिया। जिंक पानी थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग है, तो इसने क्या किया है, 2 बार कर दिया है। और जब बहुत सारे एक्सेस में डाल दोगे आप जिंक HCl, तो वो तो सारा ही कर देगा, आपके सारे सील को हटा के H लगा देगा, तो यहाँ पर पूरा ही इसका रिडक्शन हो गया है। ठीक है, CaCl3 में अगर सिल्वर डालते हो तो Ag की एफिनिटी बहुत ज्यादा है Cl के लिए, तो यहाँ पर AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। भाई यहाँ पर Ag ले लो आप, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये कार्बन से 3 Cl है, 3 Cl अगर हम लगा दें और यहाँ पर लगा दें आप Ag लगा दो, Ag+, और दूसरे वाले में भी हम Cl लगा दें। ठीक है, तो यहां पर आपके 6 AgCl बन जाएंगे, 3 Ag तो 30 Cl को ले जाएंगे। तो अगर मैं एक एक करके ऐसे निकालूं तो होगा ये कि 1 से अगर 3 Cl गए तो क्या रह गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और 3 Ag दूसरे वाली रूट से ले गए 3 Cl, तो रह गया कुछ ऐसा, और ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एल्काइन बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको, मतलब तीन Ag इस 3 Cl को ले जाएंगे, 3 Ag दूसरे वाली रूट के 3 Cl को ले जाएंगे, और दोनों आपस में बचे हुए इससे आपस में कपल कर जाएंगे और इससे एल्काइन बन जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्वस OH डालोगे तो सिंपल SN2 हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पर फ्लोरीन नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X। ठीक है, 3 Cl है हमारे पास, और हमने एक्वस क्या करेगा, SN2 ही करेगा, तीनों Cl को एक एक करके हटा देगा, और यहाँ पर आपके OH और OH हो जाएगा। और आप जानते हो एक कार्बन से 2 हीटोटम अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर आपका HCOO- बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी हो गई। अगर आप क्लोरोफॉर्म में डालते हो नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का उसके अंदर थोड़ा गर्म भी करना पड़ता है आपको, इसको या आपको हल्का सा हीट करना पड़ता है। हीट करने से होगा, देखो क्या कि हीट करोगे तो ये C और H का बॉन्ड है वो वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। अगर ये वीक होगा तो ये निकलेगा इन द फॉर्म H+। क्यों H+ के रूप में क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, गर्म करने का ये फायदा है, ये वाला बॉन्ड टूटता है यहाँ, क्योंकि सिंगल है। HNO3 में बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है गर्म करने पे, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, भैया आप कैसे तोड़ोगे इसे। ठीक है, तो टूट कौन सा जाता है, ये वाला बॉन्ड। ये अगर टूटेगा तो ये निकलेगा H+ के रूप में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को क्या मिल रहा है, D⁻P⁻ से स्टेबिलिटी मिल रही है, और ये H+ अटैक कर जाता है जाके किस पे, नाइट्रिक एसिड के OH पे। अगर नाइट्रिक एसिड के OH पे आप अटैक करा दोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, तो ये बन गया आपका नाइट्रोनियम कैटाइन, और इस पे अटैक कर जाएगा आपका नेगेटिव वाला हिस्सा, तो ये बन जाएगा आपका CCl3NO2, और इसको आप बोलते हो क्लोरोपिक्रिन। ये एज ए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। होता यह कि इंसेक्टिसाइड के अंदर ये सीधा हमला करता है, ये
एमिनो एसिड्स पे, और एमिनो एसिड्स के अंदर जो उनके थायल ग्रुप है, थायल ग्रुप के इस वाले बॉन्ड को तोड़ देता है। मतलब ये जो क्लोरोपिक्रिन है ये बेसिकली इसके HCl गैस निकालने लगता है, क्लोरीन देने लगता है। तो यहाँ भी H लग जाता है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, या NO2 है ही, और यहाँ जो RS वाला ये वाला बॉन्ड टूटता है और HCl गैस बाहर निकलती है और RS/SR कपलिंग करके अपने आप को ये एंजाइम खत्म कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से ये उनके एंजाइम के जो है एंजाइम को खत्म कर देगा, तो फिर मॉलिक्यूल जो आपके इंसेक्टिसाइड है वो काम करने लगेगा। मतलब जो आपका इंसेक्ट है उसका नर्वस सिस्टम एकदम बेकार हो जाता है और वो मर जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी जो एंजाइम्स है वो उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो कीटोन्स में अगर हम डालें CaCl3COH, CaCl3COH डालोगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन तो यही है, तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। कौन सा H निकल गया? क्लोरोफॉर्म का एसिडिक प्रोटोन निकाल दिया KOH ने। अब ये अटैक कर जाएगा आपका कहाँ? कीटोन पे आप इसका अटैक करा दीजिए। ठीक है, तो इस पर अटैक कराओगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन एक हिप्नोटिक है, तो ये हिप्नोटिक है तो ये करता क्या है, ये जब इंसान की बॉडी में जाता है तो इंसान की बॉडी के अंदर जो आयरन है, जैसे ऑक्सीजन बाइंड की हुई है, O2 जो है बॉडी के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है 2+ के रूप में, उस 2+ के साथ ऑक्सीजन को लगना होता है। तो जब ये पहुंच जाता है तो ये इसके पास भी ऑक्सीजन है, तो इसका जो ऑक्सीजन वाला हिस्सा है वो इसके साथ बाइंड करने लगता है धीरे धीरे करके। तो जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो फिर ऑक्सीजन के लगने के चांस कम हो जाएंगे, इससे धीरे धीरे बेहोशी आने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, इसलिए ये एज अ हिप्नोटिक काम करता है। ठीक है, अब बात करें हम अगली रिएक्शन की, तो ये फिनॉल के संग अगर हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 और हम इसके साथ लेंगे कंसंट्रेट KOH या NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH या NaOH, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस तो बेस क्या करेंगे, बेस यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे तो H तो जाएगा छोड़ के और Cl जाएगा लेके, तो यहाँ बन जाएगी आपकी डाइक्लोरोकार्बीन। भाई H छोड़ के गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया, Cl लेके गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। कौन निकल गया यहाँ से? H+ और Cl-। इसको कोई बुक्स जो है इस तरह से लिखती हैं, दोनों बातें ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 6, और ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल तो है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो फिनॉल बेस तो डाला ही हुआ आपने, तो बेस क्या करेगा, बेस इसका फिनॉल का एसिडिक प्रोटोन निकाल देगा, जिससे अब ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है। अब ये हमला करेगा इस जगह से सीधा इसके प्लस पे, डेफिनेट स्पीसीज पे। अच्छा, यहीं से क्यों हमला हुआ, ये भी पीछे कारण है इसका, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो प्लस वाले पे हिस्सा हो गया, नेगेटिव यहाँ बचा हुआ है। अब बाद में ये तुरंत टॉटमराइज होकर नॉर्मल हो जाएगा। आप इसको वापस एरोमेटिक कर दो और यहाँ पर आपका हो गया Cl और नेगेटिव में कौन लग गया? H लग जाएगा। ठीक है, एसिडिक प्रोटोन जो निकले हुए हैं वो। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अगले स्टेप में OH जो है SN2 कर देगा, इसको हटा के आप SN2 करा दीजिए, तो एक Cl हट जाएगा, वहाँ पर OH लग जाएगा। और आप जानते हो एक कार्बन से 2 हीटोटम अनस्टेबल होते हैं, तो इसको जाना पड़ेगा Cl को। इस तरीके से यहाँ पर सैलिसिलिडिहाइड फॉर्म होता है, बाद में नेगेटिव पे H लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका CHO, और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेबल है। पैरा भी बनेगा इसका, पर पैरा माइनर होगा, मेजर आपका ऑर्थो वाला ही होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। अब इसमें एग्जामिनर ये पूछ सकता है तुमसे, इसमें कुछ और वेराइटीज भी हैं, जैसे कि मान लो ऑर्थो वाली ब्लॉक है तो क्या करोगे आप? भाई ऑर्थो वाली ब्लॉक होगी तो हम पैरा वाला बना देंगे, मेजर हो सकता है ना। रीमर टीमन में तो ये पूछता है कि बताइए कौन सी कार्बन बनेगी, तो डाइक्लोरोकार्बन बनती है। फिर बाकी अगर यहाँ मिथाइल लगा हुआ है और रीमर टीमन हो रही है इसके अंदर, मतलब CaCl3 और KOH पड़ा हुआ है, तो आप क्या बनाओगे प्रोडक्ट? मेजर ये बना देना। अगर वो कहता है कि पैरा वाला ब्लॉक है तो आप कौन सा बना दोगे? तो आप ऑर्थो वाला बना देना। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है आपको। अगर ये ब्लॉक है तो यहाँ CHO आ जाएगा। ठीक है, कई बार होता है क्या, रीमर टीमन में ही अगर मैं ये वाला कंपाउंड ले लूं साइक्लोपेंटाडाइन, तो इसमें क्या होता है, ये बेस तो पड़ा ही हुआ है, OH नेगेटिव, बेस यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ जो कार्बिन बनी थी आपकी कौन सी CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, वो 2+2 कर जाती है इसके साथ। डाइक्लोरोकार्बिन की खासियत और है, ये 2+2 भी कर लेती है। तो मैं अगर 2+2 करा दूं इसके संग तो कैसा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों जुड़ जाएंगे, और बाद में ये वाला मॉलिक्यूल ये इधर आके इसे धक्का देके बाहर कर देगा। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। तो आपके यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपने ली थी 5 मेंबर, बन गई आपकी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, वो डिपेंड करेगा स्केलेटन पे। इसी तरीके से अगर आप लेते हो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि पायरोल, तो पायरोल में भी ऐसा हो जाएगा, NR है और आपके पास रखी वही CaCl3 और KOH, तो यहाँ पर बनेगी कार्बिन, और कार्बिन कर जाएगी 2+2। आप यहाँ 2+2 करा दीजिए, यहाँ लग गई मेरे देखो डाइक्लोरोकार्बिन। अब इसके धक्के से खुल सकती है, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये इधर आया, यहाँ से चला गया। ठीक है, इस तरीके से इस तरह से ये बन सकता है। यहाँ पर आप चाहो तो H कर दो, यहाँ पर H कर दीजिए,
तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया और ये Cl आ गया, ठीक है। तो वरना R रह जाएगा तो वहाँ प्लस रह जाएगा, इसलिए ठीक है। यहाँ पर आप H कर दो। हाँ लेकिन ये माइनर है, मेजर कौन सा होगा इसका? मेजर इसका प्रोडक्ट ये वाला बनता है, CHO ही लगेगा इस वाली पोजीशन पे, ये मेजर है और ये माइनर बन जाता है इसके साथ में, ठीक है। थोड़ा सा 2+2 करके फ्रेगमेंटेशन हुआ है तो दोनों बनेंगे इसमें, ये वाला तो मेजर होता ही है, थोड़ा सा ये भी बनता है फ्रेगमेंटेशन जो बना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप स्केलेटन किस तरीके का दे रखा है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें एक और रिएक्शन है, एल्किन के साथ अगर रिएक्शन करा दें हम इसकी, तो एल्किन के साथ ये 2+2 कर जाएगा, क्योंकि कार्बिन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एल्किन रिच होती है, बस सीधा सीधा आपके पास एल्किन है ही और यहाँ आपके पास कार्बिन है ही, तो कार्बिन को सीधा जोड़ दीजिए, इसके 2 से इसके 2 के जोड़ दीजिए। हालांकि ऐसे मैं जोड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं जुड़ती ये रिएक्शन, कैसे होती है ये रिएक्शन? कुछ ऐसे होती है, जैसे Cl2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस तरह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट पड़ेगा यहाँ प्लस पे और ये माइनस पे आएगा, ठीक है। वो बस समझाने के लिए ऐसा किया है मैंने तुम्हें, रियल में आपको ऐसे जोड़ना होता है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों अटैक करते हैं इस पर, तो यहाँ पर आपकी 3 मेंबर रिंग भी बन जाएगी। हाँ एक ये होता है, इसे कहते हैं कार्बिल अमीन टेस्ट, प्राइमरी अमीन ही ये देती है। प्राइमरी अमीन क्या करेगी, फिर से वो कार्बिन ही बनेगी, CaCl3 डालोगे तो कार्बिन बनेगी, और यहाँ पर RNH2 में आप अटैक करा दीजिए सीधा सीधा कार्बिन के ऊपर, CCl2 या प्लस या माइनस, तो इसके बाद लोन पे रही, इसका अटैक करा दूँ इनमें पे, तो हो जाएगा आपका RNHH, C पे या Cl और यहाँ माइनस। अब आप इस HCl को निकाल दीजिए, क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन, इसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ भी बेसिक मीडियम है, तो आपका बन गया ट्रिपल बॉन्ड X, इस पे है माइनस, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, C कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, या R जब माइनस लिख रहे हो तो यहाँ प्लस कर दो आप, ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों बातें ठीक है। या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाइए इसको, तो इसको क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड, इसमें बड़ी इसकी अनप्लेजेंट स्मेल आती है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कार्बन अमीन बन गई है। तो कार्बन अमीन जो कौन देता है? प्राइमरी अमीन ही वो टेस्ट देगी, क्योंकि प्राइमरी अमीन में ही आपके 2 H हो सकते हैं ना जो निकलेंगे, तभी तो ये RNC बनेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री जो कार्बन अमीन टेस्ट नहीं देते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन जो होंगे वो आपका कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कार्बिल अमीन खाली 1 डिग्री अमीन ही देते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। क्लोरोफॉर्म में अगर आप इथेनॉल और सोडियम डालोगे तो Na और EDOH क्या करेंगे? ये यहाँ पर Na इसका रिडक्शन कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और आपका क्या बन जाएगा? ETO माइनस, और ETO माइनस धीरे धीरे करके यहाँ से 2 कर जाएगा, तीनों Cl को एक एक करके रिप्लेस करता जाएगा, यहाँ धक्का देके इसको बाहर, यहाँ धक्का देके इसको बाहर, एक और ETO आएगा इनको बाहर, तो ऑर्थो एस्टर आपका बन जाएगा, इसको आप ऑर्थो फॉर्मेट भी बोलते हो, ठीक है। हाँ HNO लाइट डालोगे तो यहाँ पर आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाती है, जिसको आप खराश इफेक्ट भी बोलते हो। तो जो CHCl3 का बॉन्ड है, पहले बॉन्ड टूटेगा, तोड़ोगे तो कौन सा तोड़ोगे? यही तोड़ोगे, ऑब्वियसली बात है, CH वाला बॉन्ड, तो CCl3 अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो बड़ा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है छोटे से, तो H फ्री रेडिकल यहाँ पर रुका रहता है, ये स्टेबल होता है, तो रिएक्ट कर जाता है आपका CCl3। CCl3 को जब जुड़ना ही होगा तो जुड़ेगा कैसे? 2 रेडिकल है आपके पास, या तो आप यहाँ जोड़ दीजिए या आप कोने में जोड़ दीजिए। तो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा बन रहा है? ये 3 डिग्री है, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, बाद में H आकर यहाँ पर लास्ट स्टेप में अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपको बन जाएगा इस टाइप से, इसको आप खराश इफेक्ट बोलते हो, मतलब एंटी बार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ है। CHI3 में अगर सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो Ag को I काफी पसंद है, तो Ag सॉफ्ट है दोनों, तो AgI को तुरंत प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। लेकिन CHCl3 में अगर AgNO3 डालोगे तो आपको यहाँ पर AgCl नहीं मिलता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। CHCl3 में अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट डाल दूं और आप सोच रहे हो कि AgCl बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि Ag को I ज़्यादा पसंद है, तो AgI को, ये वाला बॉन्ड मजबूत है इसलिए टूटता नहीं ज़्यादा से, ठीक है। या तो सिर्फ बेस वगैरह डालो आप, तब तो निकल भी जाइए, ऐसे नहीं टूटेगा ये। हाँ C और I का बॉन्ड तो बिल्कुल कमजोर है, तो Ag तुरंत I को निकाल ले जाता है, तो ये हो जाती है। लेकिन CHCl3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन नहीं होती है। ये CHI3 रीमर-टीमेन भी नहीं देता है, रीमर-टीमेन देगा तो CHCl3 ही देता है, CHBr3 भी दे सकता है, उसकी लेकिन ज़्यादा बात नहीं की गई है, पर वो भी देता है, पर CHI3 रीमर-टीमेन आपको कभी नहीं देगा, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो उसमें क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया गया। क्लोरोफॉर्म का यूज़ आप यहाँ भी कर सकते हो इस टाइप की रिएक्शंस में। अगर मैं कंपाउंड ले लूँ कुछ इस तरीके का, इंडोल कहते हैं इसको, इंडोल के अंदर अगर हम डालें CHCl3 और KOH, तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो तो यही बनेगा, CHO वाला ही, इस जगह पे CHO लग जाएगा। लेकिन जो माइनर है, माइनर का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, माइनर जो जा रहा है वो 2+2 से जा रहा है। कैसे कि यहाँ पर आपका 2+2 हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बन, और बाद में फ्रेगमेंटेशन होकर यहाँ पर रिंग खुल सकती है, ठीक है। ये रिंग खुलने वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका आपको काफ़ी ध्यान रखना है, कभी पेपर में आ जाए तो आपको इसको फ्रेगमेंट करना भी आना चाहिए। यहाँ पर N है ही, ये से खींच लेगा और बाद में इस जगह पे Cl लगा ही हुआ है, ठीक है। पर अगर मैं Cl की जगह पे, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए यहाँ पर जो आपने CHCl3 लिया है, अगर इसकी जगह पर डिफरेंट हेलोजन्स हो तो कैसा कार्बन बनेगी?
CHClFbr हूँ तो आप ध्यान रखिएगा कौन निकलेगा, H और Br निकलेंगे। तो यहाँ आपका जो फ्लोरीन बनेगी, कार्बन बनेगी, वो आपकी कैसी बनेगी, CClF वाली कार्बन बनेगी, ठीक है। H और Br जाएंगे, फिर ये रिएक्शन में लगेगी और फिर बाद में आपका फ्रेगमेंटेशन होगा, तो वो कमजोर वाला CCl वाला बॉन्ड टूटेगा। तो कार्बन आप कौन सा बना रहे हो, अलग अलग हाइड्रोजन लोगे तो भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी हेलोफॉर्म के बारे में। हेलोफॉर्म कह लो, क्लोरोफॉर्म कह लो, ब्रोमोफॉर्म कह लो, आइडोफॉर्म कह लो। CaCl3 मेनली यूज़ किया जाता है रिएक्शंस के अंदर, पर हाँ कई बार CHBr3 और CHI की रिएक्शन भी पूछी गई है। तो ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंपाउंड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।